ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात होगी दिल्ली से। दिल्ली के केशवपुर जल बोर्ड प्लांट में इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें। 40 फीट गहरे बोरवेल के अंदर गिरे शख्स को आखिरकार निकाल लिया गया है। करीब 14 घंटे के रेस्क्यू के बाद शख्स को निकाला गया है। एनडीआरएफ टीम ने ये जानकारी दी है कि युवक की मौत हो गई है। युवक की उम्र करीब 30 साल है और उसकी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया है कि आखिर वो युवक कौन था, कहां का रहने वाला था। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस की मदद से रेस्क्यू पूरा किया गया। युवक की डेड बॉडी को डीडीओ अस्पताल भेजा गया है। एनडीआरएफ ने मौत की पुष्टि भी कर दी है। अब युवक की शिनाख्त को लेकर आगे की कार्रवाई हो रही है। वहीं पुलिस की टीम अब इस तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर ये युवक गिरा कैसे, क्या किसी की ये साजिश थी या किसी हादसे का ये शिकार हुआ है। इसको लेकर अब आगे जांच हो रही है। आखिर 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया, लेकिन आपको बता दें कि उस शख्स को बचाया नहीं जा सका जो कल देर रात बोरवेल में गिरा था। आपको बता दें कि अभी तक युवक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। केशवपुर में बोरवेल के अंदर गिरे शख्स को एनडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया है। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही थी। लगभग 40 फीट गहरा ये बोरवेल था, जिसके अंदर रात लगभग 1 बजे जो दिल्ली पुलिस है उसको ये सूचना मिली थी कि एक शख्स जो है वो इस बोरवेल के अंदर गिर गया है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि जो बोरवेल था वो काफी संकरा था, वहां से किसी को नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। और एनडीआरएफ की टीम जब यहां पर पहुंचती है तो उसके बाद लगातार उसकी कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द इस बोरवेल के अंदर से जो शख्स इसके अंदर गिरा है उसको इसमें से निकाला जाए। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये क्रेन और बुलडोजर खड़े हैं, जिससे बोरवेल के साथ में एक लगभग 40 फुट गड्ढा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस बोरवेल के अंदर ये शख्स गिरा था उसी बोरवेल में रस्सी डालकर लगातार एनडीआरएफ की कोशिश थी कि जो शख्स गिरा है उसको निकाला जाए। और अब एनडीआरएफ को इसमें सफलता हासिल हुई है। जिस बोरवेल के अंदर ये शख्स गिरा था उसी बोरवेल के अंदर से इस शख्स को निकाल लिया गया है। इसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल बताई जाती है, लेकिन जिस हालात में उसको निकाला गया है कहीं ना कहीं उस अचेत अवस्था में था। और अभी जो एनडीआरएफ की टीम है उसने इस बात की पुष्टि की है कि जो शख्स इस बोरवेल के अंदर गिरा था उसको मृत घोषित कर दिया गया है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर जो पूरा ऑपरेशन एनडीआरएफ कर रही थी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद थी और फायर ब्रिगेड जो है उसकी टीम यहाँ पर मौजूद थी। और अब जो शख्स इसके अंदर गिरा था उसको निकाल लिया गया है, उसकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जो बॉडी है उसको लेकर जाया गया है। फिलहाल जिस तरीके से शनिवार रात को लगभग 1 बजे पीसीआर को कॉल मिली थी कि एक शख्स जो है वो यहाँ पर जो केशवपुर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके पास यहाँ बोरवेल के अंदर गिरा है, उसकी बॉडी को अब एनडीआरएफ की टीम ने उसी बोरवेल से निकाल लिया गया है। जो शव है उसको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लेकर जाया गया है। हालांकि अभी तक ये शख्स कौन है इसकी पहचान नहीं हो सकी। और हमारे सहयोगी अतुल भाटिया और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल पाई है? वो शख्स कौन था? क्या किसी की साजिश थी? किन हालातों में युवक इस बोरवेल में गिरा, कोई जानकारी अब तक? देखिए प्रिया, अब क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पहली प्रायोरिटी पुलिस की यही थी कि जल्द से जल्द जो शख्स इस बोरवेल के अंदर गिरा है उसको निकाला जा सके। और अब 14 घंटे का जो लगातार ऑपरेशन किया गया, एनडीआरएफ की टीम को यहां पर बुलाया गया और अब इस शख्स को यहां से निकाल लिया गया है। 30 से 35 साल इसकी उम्र बताई जाती है। और आखिर ये कौन है, हालांकि अभी तक इस शव की पहचान नहीं हो सकी है। आप देख सकते हैं पूरा जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पर अब खत्म हो चुका है। पुलिस सामने आप देख सकते हैं खड़ी है और जिस बोरवेल के अंदर ये शख्स गिरा था उसी बोरवेल से एनडीआरएफ की टीम ने इस शख्स की बॉडी को वहां से निकाला है। साथ में आप देख सकते हैं बड़ा गड्ढा यहां पर करने की कोशिश की जा रही थी। ये गड्ढा भी लगभग 40 फीट का किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि ये गड्ढा यहां पर साथ में किया जा रहा था बोरवेल के, लेकिन एनडीआरएफ की कोशिश यही थी कि जिस बोरवेल के अंदर ये शख्स गिरा है उसमें भी लगातार कोशिश की जाए कि उसी बोरवेल के अंदर से इस शख्स को वापस बाहर निकाल लिया जाए। तो अब 14 घंटे के बाद जो एनडीआरएफ, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम और जो फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौजूद थी उनको सफलता मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो शख्स
शख्स इसके अंदर गिरा था उसको बचाया नहीं जा सका है। जो पहले भी कई इस तरीके के इक्विपमेंट्स जो है वो एनडीआरएफ ने इस पूरे बोरवेल के अंदर भेजे थे कि क्या जो शख्स अंदर गिरा है वो जिंदा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब से 4-5 घंटे पहले ही जो एनडीआरएफ के टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें बता दिया था कि चांसेस बहुत कम है कि जो शख्स अंदर गिरा है वो बच पाया हो। और अब जब बॉडी को निकाला गया है तो इस बात की पुष्टि एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस ने कर दी है कि जो शख्स गिरा था वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उसकी बॉडी भेजी गई है, लेकिन आखिर ये शख्स कौन है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। क्योंकि प्रिया, पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो अब ये देखा जाएगा कि आखिर ये शख्स इस बोरवेल के अंदर गिरा कैसे। आप ये देखेंगे ये पूरा जो है ये दिल्ली जल बोर्ड का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि केशवपुर में है और उसके ठीक गेट के आगे यहाँ पर जो है वो बोरवेल था जिसके अंदर ये शख्स गिरता है। रात लगभग 1 बजे पीसीआर कॉल होती है जहां पर जो केयरटेकर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वो पुलिस को यह बताता है कि एक शख्स जो है वो बोरवेल के अंदर गिर गया है। उसके बाद पुलिस यहां पर मौके पे पहुंचती है। तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पहली प्रायोरिटी यही थी कि जल्द से जल्द जो शख्स इसके अंदर गिरा है उसको निकाला जा सके। अब उसकी बॉडी को निकाल लिया गया है, पहचान करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर यह शख्स कौन था जो कि बोरवेल के अंदर गिरा, कैसे यहां पर पहुंचा, कैसे वो गिरता है, क्या इसके अंदर कोई साजिश थी। ये तमाम चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस को करनी है। तो फिलहाल और देखिए सवाल कई बने हुए हैं, क्या इसको सिक्योरिटी के बाकायदा इंतजाम नहीं थे? अगर वहां पर केयरटेकर मौजूद था तो फिर कोई अनजान व्यक्ति कैसे अंदर दाखिल हो जाता है? कैसे, जब वहां पर एक बाकायदा स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पर बोरवेल भीतर है, तो फिर कैसे वहां पर कोई घुस सकता है? इन तमाम चीजों को लेकर आगे जांच होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए। वहीं बोरवेल हादसे को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश था। थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी केशवपुर जल बोर्ड प्लांट पर पहुंची थी, जहां लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आतिशी जल मंत्री भी हैं और ऐसे में उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का ये आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के चलते ही इस शख्स ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि देखिए सवाल अभी भी कई बने हुए हैं। क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर उस व्यक्ति को धक्का दिया है? वो शख्स कौन था, कहां से आया था? इन तमाम सवालों को लेकर आगे जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे। मिशन पूर्वांचल पर मोदी आज आजमगढ़ में थे। एसपी के गढ़ में मोदी ने जमकर हुंकार भरी और सीधे सीधे अखिलेश यादव को परिवार के मुद्दे पर फटकार लगा दी। यूपी में 80 सीटों के टारगेट में पूर्वांचल सबसे अहम कड़ी है और 2019 में एनडीए यूपी में 16 सीटों पर हारी थी। आजमगढ़ समेत और आसपास की करीब 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार मिली थी और ऐसे में एसपी के इस गढ़ को ढहाने का जिम्मा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उठाया है। 34,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। आजमगढ़ को नए एयरपोर्ट का तोहफा मिला। पीएम ने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का भी यहां पर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पूर्वांचल में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल किसी तरह से ना हो। जो मिशन 80 फिक्स किया गया उत्तर प्रदेश के भीतर, उसकी बागडोर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के विनिंग इतिहास पर अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे, आप उस पर नजर डालिए। 35 साल से यहां यादव मुस्लिम यानी कि जो एमवाई समीकरण है वही कैंडिडेट यहां पर राज करता रहा है। मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में यहां पर एसपी को जीत मिली है। 2009 में पहली बार यहां बीजेपी का खाता खुला था, जब एसपी छोड़ बीजेपी में शामिल रमाकांत यादव ने जीत दर्ज कराई थी, लेकिन समीकरण वही था। यहां पर एमवाई फैक्टर ही काम करता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एमवाई फैक्टर को साधने के लिए निकल पड़े हैं। आपको कुछ और हम आंकड़े दिखा रहे हैं। देखिए 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, यहां पर बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं था। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार
देश की 140 करोड़ की जनता ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आजमगढ़ लोकसभा सीट आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात करें तो ये पूर्वांचल का सेंटर पॉइंट माना जाता है। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आसपास के और यूपी के पूर्वांचल के 25 सीटों पर इसके नतीजों का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। 18.5 लाख वोटर वाले ओबीसी और दलित वोटर जीत और हार यहां पर उसका अंतर पैदा करते हैं। 3 लाख मुस्लिम वोटर भी निर्णायक रोल यहां पर अदा करते हैं। मोदी ने पूर्वांचल को साधने के लिए भोजपुरी में संबोधन भी दिया, जिसके बाद मोदी मोदी के नारे लगने लगे। आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो। एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी।